हेलो गाइस, वेलकम टू विजन एकेडमी। आज हम साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि हम वर्क करेंगे तो उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस एनर्जी के कितने फॉर्म होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और वो कैसे कन्वर्ट होता है आगे चल के। तो पहले हम लेते हैं वर्क को। वर्क के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। वर्क के बारे में जानते हैं। वर्क को अगर हमें डिफाइन करना हो तो वर्क को क्या लिख सकते हैं? वर्क, द फोर्स अप्लाई on any object and due to this object so displacement। आपने एक नया वर्ड देखा यहाँ, डिस्प्लेसमेंट। ये चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी चैप्टर नंबर 2 में मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है कोई, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ से ऑब्जेक्ट अगर फोर्स लगाने की वजह से वो मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज करने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब खुद की पोजीशन को चेंज करना बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो पहले देखिए ये जो मैंने आपको डेफिनेशन दिया, क्या बोला है? वर्क क्या होता है आपका? फोर्स को पहले हमें अप्लाई करना है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। आपको फोर्स को अप्लाई करना है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसकी वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्क। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो यस है ना, वो डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करने के लिए यस वर्ड यूज़ करते हैं, और फोर्स को तो आप इजीली जान सकते हो, एफ से डिनोट करते हैं। ये दो चीज़ें हैं। इसके अलावा हमें कुछ और भी जानना है कि जो हमारा वर्क होता है ना, कभी कभी हमने सुना है कि वर्क पॉजिटिव होता है, ज़ीरो होता है, नेगेटिव होता है, पर वो कैसे होता है इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। पहले ये जानो कि जो आपका पर्टिकुलर वर्क है उसकी यूनिट क्या होती होगी। मेजरमेंट सुना है? आप कभी भी किसी दुकान पे जाते हो, बोलते हो मुझे इतना किलो दे दो, चावल, गेहूँ, एनीथिंग। मतलब आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो तो एक यूनिट यूज़ करते हो। तो फिजिक्स में अगर हम कोई भी टर्म्स यूज़ करते हैं तो उसमें हमें यूनिट आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वर्क की यूनिट क्या होती है, अभी तो फिलहाल के लिए आपको नहीं पता है, बट इस लेक्चर में मैं आपको बताती हूँ। वर्क जो होता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट, हम कहीं मूव कर रहे हैं ना, कहीं जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं? मीटर, इतने मीटर गया। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो वर्क की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। और एसआई यूनिट, इसी को हम क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर और जूल। न्यूटन मीटर को क्या बोल सकते हैं? जूल। पहला फिर से रिवाइज करते हैं हम। वर्क कब होता है? जब आप फोर्स लगाओगे, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करने के लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, W इज इक्वल टू एफ इन टू एस। ये जो आपका एस है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। प्लस अगर मुझे यूनिट निकला हो तो कैसे लिखेंगे? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन, मीटर और जूल। कुछ टाइम पहले मैंने आपको वर्क के बारे में बताया, यूनिट्स बताई, पर इसके बाद ना हम एक लड़की को देखने वाले हैं। लड़की को देखने पीछे है मेरे, देखो ये बहुत प्यारी है ना। पैसे मत देखो, कुछ पढ़ना है इसके बारे में। देखो बचपन में मैं आप सब ने गेम खेला है, टॉयज से खेला है। जैसे कि ये खिलौना है आपका, इसमें आपने क्या किया है? लड़की ने एक थ्रेड से इसे खींचना स्टार्ट किया। पर आपका ये जो है ना टॉय, अगर लड़की काफ़ी ज़्यादा मस्ती करेगी, आपकी तरह मस्ती वाली रहेगी, तो क्या करेगी? उठा देगी। उठाना ही नहीं, उसे इस खिलौने को आगे बढ़ाना है, टॉय को खींचना है। तो जब ये जो आपकी यहाँ प्यारी सी लड़की खड़ी है, टॉय पे फोर्स ऊपर से लगा रही है ना, इसके हाथ से फोर्स लग रहा है, बट ये जो आपका टॉय है वो सीधे आता है। आपने कभी नोटिस किया ऐसा क्यों? और जब ऐसा होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे अपना वर्क? मैंने फोर्स लगाया ऊपर से, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सीधा। इन शॉर्ट एंगल बन रहा है दोनों के बीच। तो मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ कि वो जो आपकी प्यारी सी लड़की है, आप फोर्स लगाई, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट सीधे डायरेक्शन में हो रहा है आपका, यहाँ देखिए, और ये आपका
कोई भी एंगल के बीच अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचती तो कितना एंगल बनता है, ये तो आपको पता है 90 डिग्री बनता है स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो। ये हुआ आपका F1। पहली चीज़ जो फोर्स मैंने लगाया उसके हाथ से वो, प्लस ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में, वो दोनों के बीच एक एंगल क्रिएट होता है। और जब ये एंगल नाम की बहुत अच्छी चीज़ आ जाए तो वर्क कैसे निकालेंगे, तो वर्क का एक फॉर्मूला है F=Fs cos थीटा। तो cos थीटा क्यों आया, आपके माइंड में ये आएगा ना cos थीटा क्यों आया, tan थीटा भी आ सकता था, sin थीटा भी आ सकता था, तो मिस आपने cos थीटा ही क्यों रखा, तो उसके बारे में देखते हैं कुछ ब्रीफ। पहले इस लड़की को मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग बन गई आपकी। F आपने लगाया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगल बना आपका थीटा, एनी एंगल, थीटा मीन्स कोई भी एंगल हो सकता है, 30, 45, 60 एनी। तो ये हुआ आपका एंगल जो कि उसके बीच क्रिएट हो रहा है, एक फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट के बीच जो हमारा एंगल क्रिएट हो रहा है वो आपका थीटा है। अब हम निकालने वाले हैं अपना फॉर्मूला। पहली चीज़ ये आपका F है और आपका F1 है, तो पहले मैं लिखूंगी वर्क बाय F1। F1 की वजह से वर्क क्या हुआ होगा, तो आप पहले लिखो W=F1 इंटू S। सब कुछ ठीक हुआ, F1 इंटू S। ये आपका क्या है, ये और ये जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाई हूँ, इसे हम बोलते हैं बेस, इसे हम बोलते हैं बेस। ये होता है आपकी हाइट और ये होता है आपका हाइपोटेनस। ये देखो, इसका मुझे पता है ये अपना एस है, पर यहाँ से यहाँ तक का फोर्स की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, एक फॉर्मूला होता है आपका cos थीटा = होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस। पहले इस ड्राइंग में अच्छे से देखो अपना बेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक बेस क्या है F1 मैंने लिखा, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक आपका बेस है F1 आ गया। हाइपोटेनस पता है यहाँ से यहाँ तक क्या मैंने माना है F, तो आप लिखो यहाँ F। cos थीटा को cos थीटा ही रहने दो। इक्वल के इस साइड जाता है तो मल्टीप्लाई होता है, नो जो यहाँ है उसका अपोजिट होने वाला है इक्वल के साइड, चाहे कुछ भी हो, चाहे प्लस हो तो माइनस होगा। अगर हमें डिवाइड करना है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा। तो ये अपना F जब यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा F cos थीटा = F1। पहले में मैंने क्या लिखा है, वर्क बाय F1 = W=F1.S। यहाँ क्या हुआ, वर्क = F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F1 की वैल्यू यहाँ आई है, इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो आप। इक्वेशन नंबर 1 आपने F1 की वैल्यू निकाल ली, और पहले मैंने क्या निकाला था अपना W = F1 इंटू S। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 W = F1 की जगह क्या रखना है आपको, F cos थीटा, फिर अपना S लिख दिया। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, ये F है, ये S है, ये cos थीटा। एक काम करते हैं ना, FS को एक साथ कर लेते हैं, स्टार्टिंग से FS पढ़ते आए तो FS को वन साइड करो और cos थीटा को यहाँ रखो। तो आप बोलोगे मिस ऐसा नहीं चलेगा, नहीं ऐसा चलेगा, मल्टीप्लाई में चलता है, आगे पीछे करोगे वैल्यू नहीं चेंज होती, तो मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हो W = Fs cos थीटा। ये आपकी नई वैल्यू आई है। अगर कोई भी जगह मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल क्रिएट होता है, फोर्स ऊपर से लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट सीधा जा रहा है, एक एंगल क्रिएट हुआ ना, तो एंगल क्रिएट हुआ उस टाइम हमेशा ये फॉर्मूला लिखना है आपको, W = Fs cos थीटा। ठीक है, W = Fs cos थीटा। आगे चल के आपके एग्जाम्पल नंबर 2 में न्यूमेरिकल्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। कुछ टाइम पहले हमने वर्क का फॉर्मूला एक नया निकाला, कौन सा, W = Fs cos थीटा। cos थीटा कैसे आया था, जब हम फोर्स लगा रहे हैं और अपना जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच कोई ना कोई एंगल क्रिएट होता है। तो आज ना न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम में और एक्सरसाइज में cos थीटा से रिलेटेड। इसके लिए आपको थीटा की पहले वैल्यू आनी चाहिए, तो फिर यहाँ मैं लिख दे रही हूँ cos 0, cos 30, cos 45,
cos 60 एंड cos 90। कभी कभी 180 भी आ जाता है तो वो भी देख लो। cos 180, cos 0 की वैल्यू होती है 1, 30 की होती है √3/2, 45 की होती है 1/2 √2, 60 की होती है 1/2 एंड 90 की होती है आपकी 0 एंड 180 की होती है -1। तो ये दिमाग में हमेशा रखना, बिकॉज अगर न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे कि अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट को लेके जाना है और उस टाइम मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ और इतना एंगल क्रिएट हुआ और क्वेश्चन बोल रहा है आपको 60 एंगल क्रिएट हो रहा है, तो आपको cos 60 रख के डायरेक्ट 1/2 रख देना और फिर मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में ऐसा ही एग्जाम्पल है, इसलिए पहले तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके टीचर्स कुछ और भी दे दें। एग्ज़ाम में तो 30 दे दे या 45 दे दिया, तो वैल्यू याद रहेगी तो ही आप कर पाओगे, वरना नहीं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, वर्क के बारे में पढ़े। वर्क का नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, W=Fs। उसके बाद हम लोग एंगल वाला फार्मूला पढ़े, W=Fs cos थीटा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क के कितने टाइप्स होते हैं, वर्क के कितने टाइप्स होते हैं। रफ हो गया सब कुछ, आते हैं हम वर्क के पास। काम भी करना है, बहुत करना है, पर जानो क्या क्या करना है। देखिए, वर्क के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है आपका निगेटिव और एक होता है आपका जीरो। पॉजिटिव वर्क कब बोलेंगे, पहली चीज़ मैंने फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। फोर्स अप्लाई किया आपने और डिस्प्लेसमेंट भी आपका हो रहा है, बट क्या चाहिए आपको इसके लिए, सेम डायरेक्शन। क्या चाहिए आपको, सेम डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ नीचे मैं ड्राइंग बना रही हूँ, देख लो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैंने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ स्ट्रेट लाइन। इन शॉर्ट फोर्स यहीं लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है सेम डायरेक्शन में, तो ये वाला वर्क होता है आपका पॉजिटिव। नेगेटिव आता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो एंगल क्या होता है, जैसे कि यहाँ मैंने, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट को सीधे जाना चाहिए था ना, वो सीधे ना जाके अपोजिट आता है, डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाती है। इस टाइम हम बोलेंगे कि हमारा जो वर्क है वो निगेटिव है। जीरो कब होगा, फोर्स अप्लाई किया आप, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं होगा इस टाइम। जैसे कि आप दीवार को कितना भी फोर्स अप्लाई करो, एक नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ, गिराने का है तो गिरा ही दोगे, ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ। फोर्स अप्लाई करो, डिस्प्लेसमेंट दिखाता है क्या, लगा के देख लो, घर पे देख लेना, अभी मैं नहीं लगाऊंगी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मैंने अप्लाई किया, मेरा जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाता। जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, बट इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो, इस टाइम आप क्या बोलोगे, जीरो वर्क, कि आपने कोई काम ही नहीं किया। पहली चीज़, वर्क के 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव कब बोलोगे आप, फोर्स मैंने लगाया, डिस्प्लेसमेंट होगा, बट मुझे डायरेक्शन भी देखना है, उस टाइम सेम डायरेक्शन हो रहा है या अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। जब आपका सेम डायरेक्शन होता है तो आप बोलते हो मेरा वर्क है पॉजिटिव। जब मैं फोर्स लगाऊं, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है बट डायरेक्शन अपोजिट है ना, दैट्स वाई निगेटिव। मैंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी, जीरो वर्क हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब एंगल के थ्रू इन्हें हम जान लेते हैं। जब आपका एंगल 0 डिग्री हो, देखो ऑब्जेक्ट है, सीधे जा रहा है, कोई एंगल बनाएगा, नॉर्मल सा सोचो, एंगल 0 ही बनेगा, सीधे जा रहा है। दूसरा, मैं सीधे जा रही हूँ, फोर्स सीधे जा रहा है, आपका स्ट्रेट लाइन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इन शॉर्ट एंगल आपका 180 क्रिएट हो रहा है, इस टाइम आपका एंगल 180 क्रिएट हो रहा है। कैसे, मैंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हुआ, तो अपोजिट कब होगा, जब 180 क्रिएट होगा। दूसरी चीज़, जीरो कब होगा हमारा, अपने थीटा की वैल्यू 90 होगी। आप पूछोगे मिस कैसे, देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट ना, इसे आगे बढ़ना चाहिए था या तो पीछे बढ़ना चाहिए था, वो कहीं भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखा रहा है, चुपचाप एक ही जगह खड़ा है, तो इस टाइम कौन सा एंगल बन जाता है हमारा, 90 डिग्री। दैट्स वाई यहाँ एंगल होगा आपका 90, यहाँ 180 और यहाँ रहेगा 0। अभी तो सारी चीज़ें जो हो गई थी, इसके बाद एक नॉर्मल सी चीज़ थी तो जो हमारी छूट रही थी। क्या छूट रहा था हमारा,
हमें रिलेशनशिप निकालना है। किस किस के बीच? जूल होता है ना आपका, जूल एंड अर्क, ये दोनों के बीच ये जो अपना लेक्चर है इसमें हम रिलेशनशिप भी निकालेंगे कि दोनों के बीच कौन सा रिलेशनशिप होता है। आपको ये पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था, न्यूटन इनटू एस की जगह आपने मीटर लिखा था और डायरेक्ट क्या लिया था, जूल। तो आप लिख सकते हो जूल इज इक्वल टू न्यूटन इनटू मीटर। पहली चीज़ 1 न्यूटन, न्यूटन काफ़ी अच्छे लगते हैं ना, कोई बात नहीं, पर इसमें कुछ डाइन भी होता है। आपको पता है ये जो न्यूटन है वो कितने लोग के बराबर है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। ये आपको किसी ने बताया नहीं है, आपके दिमाग में रखना है, क्योंकि डेली यूज़ एंड लाइफ में हमने क्या सुना है, 1 मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपने बहुत पहले पढ़ा था। बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अभी हमें 9th में पढ़ना है, क्योंकि आगे चल के काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखनी है ना हमें फिजिक्स में। ये वो अपना 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 पावर 5 डाइन। इसे अपने माइंड में रख लो, क्योंकि ऐसा होता ही होता है। जैसे आप क्या होता है यहाँ 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है आपका 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो, 10 पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम। तब देखो मीटर, न्यूटन और मीटर दो चीज़ें हमारे पास आई। 1 न्यूटन कितना है, 10 पावर 5 डाइन है। 1 मीटर आपका कितना है, 10 पावर 2 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों चीज़ों को मैं जूल के साथ रखूँ। देखो जूल इज इक्वल टू, न्यूटन की जगह क्या रखना है आपको, 10 पावर 5 डाइन लिखो, 10 पावर 5 डाइन लिख दिया हम। दूसरी चीज़ मीटर की जगह आपको क्या लिखना है, 10 पावर 2 सेंटीमीटर। तो अब आप लिखो 10 पावर 2 सेंटीमीटर। 10 पावर 2 10 पावर 5, जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होते हैं। तो अब क्या होगा आपका 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 5 प्लस 2 7। डाइन और सेंटीमीटर को साइड में रख दो, 9 इंटू सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर को आप क्या लिखते हो, डाइन इंटू सेंटीमीटर को आप लिख सकते हो ना अर्क। तो अब आपका आएगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्क। इन शॉर्ट आपको रिलेशनशिप मिल गया जूल और अर्क के बीच। आपका 1 जूल इक्वल होता है 10 पावर 7 अर्क के। अभी तक हम साइंस 1 के चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जो वर्क के कॉन्सेप्ट थे आपके टेक्स्ट बुक में सारे कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे।